हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज हमारा टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। क्या होता है क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट चेंज के सबसे बड़े फैक्टर क्या हैं और सबसे पहला साइंटिस्ट कौन है जिसने क्लाइमेट चेंज को फाइंड आउट किया था और वर्ल्ड में क्या डिस्कशन चल रहा है और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है और इसकी मीटिंग जो अजरबैजान में 29 मीटिंग है उसमें क्या एजेंडा एडॉप्ट करने वाले हैं ये, और इंडिया को कितने फंड की ज़रूरत है टू अचीव द टारगेट जो कि डिसाइड करके रखे हैं, जैसे 500 गीगावाट एनर्जी जनरेट करना है फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स बाय 2030। क्लियर। देखो, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आपको अपनी लाइफ में कभी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। आपको किसी इंटरनेट या फिर डिक्शनरी को उठाना नहीं पड़ेगा, अपना टॉपिक देखना। अगर आपके सामने कोई भी क्लाइमेट चेंज का टॉपिक आता है तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, बट रिक्वायरमेंट ये है कि इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। हालांकि ये वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि मैंने आपको इनिशियल से लेकर एंड तक पूरा क्लियर किया है, जिसमें आपको पूरे फंड इवन क्लाइमेट चेंज पर जो वर्ल्ड में डिस्कस हो रहा है वो तक बताया है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीरो लेवल से एंड तक पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है। क्लाइमेट चेंज होता क्या है? तो क्लाइमेट चेंज को ऐसे डिफाइन किया जाता है जब लॉन्ग टर्म के लिए टेम्परेचर और वेदर में चेंजेस आ जाते हैं, उसको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। क्या बोला? क्लाइमेट चेंज रिफर करता है जब लॉन्ग टर्म के लिए टेम्परेचर और वेदर में पैटर्न में चेंजेस आ जाता है, दैट इज कॉल्ड अ क्लाइमेट चेंज। अब हम जानेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितना परसेंटेज रेशो है गैसेस का। तो देखो, सबसे पहले है हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, और वो कितनी है? 78.084%। मैं एक्चुअल डेटा बता रहा हूँ आपको, ये बिल्कुल एक्चुअल डेटा है। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में 78.084%। देन आफ्टर हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन सेकेंड नंबर पर, जिसका रेशो है 20.946%। देन थर्ड नंबर पर है अर्गन, जिसका रेशो है 0.934%। और फोर्थ नंबर पर है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका रेशो है 0.042%। अब ये क्या है? तो देखो, कई सारे लोगों को कंफ्यूज होंगे, इवन मोस्टली लोगों को पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो हमारे एटमॉस्फेयर में फोर्थ नंबर पे आता है, बट कई लोग कंफ्यूज हैं और वो सोचते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो थर्ड नंबर पर है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो मैं बताना चाहूंगा कि आर्गन थर्ड नंबर पर है, फोर्थ नंबर पर है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड ही मेजर फैक्टर है क्लाइमेट चेंज का। और इसी के कारण ये क्लाइमेट चेंज जो रेशो है ना 0.042%, ये बढ़ते जा रहा है। क्या करते जा रहा है? ये बढ़ते जा रहा है 0.042%। इससे हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। वी कैन से वर्ल्ड का टेम्परेचर क्यों बढ़ते जा रहा है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो बढ़ते जा रहा है और उससे हमारे वर्ल्ड का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है और क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम आ रही है। तो क्लाइमेट चेंज क्या है? ये लॉन्ग टर्म तक का जब टेम्परेचर और वेदर पैटर्न में चेंजेस आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम क्लाइमेट चेंज। क्लियर? मैंने आपको रेशो ही बता दिया। चलते अपन आगे। फिर अपन पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। देखो, क्या है कि अभी आपने कई बार न्यूज़ में देखा होगा कि डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री अपने दोनों एक दूसरे पर दोष लगाती रहती है। क्या करती रहती है? ब्लेम लगाती रहती हैं और कहती हैं कि डेवलप्ड कंट्री मोर रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्लाइमेट चेंज, और वो बोलती है कि अब डेवलपिंग कंट्रियां रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्लाइमेट चेंज। और कैसे ब्लेम लगाती हैं? डेवलपिंग कंट्री का अगर डेवलप कंट्री को एग्जांपल देना है तो सिर्फ दो कंट्री का एग्जांपल देते हैं। वो देते हैं चाइना और इंडिया का, क्योंकि चाइना और इंडिया है मेजर इमिटर इन डेवलपिंग कंट्री। और ये देते हैं डेवलपिंग कंट्री जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री हैं, जो G7 है, जो 7 इंडस्ट्रियलाइज कंट्री हैं, उनका बोलती है डेवलपिंग कंट्री की वो रिस्पॉन्सिबल है। और एक्चुअल में देखा जाए तो डेवलप्ड कंट्री है वही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था कहाँ पर? डेवलप्ड कंट्री में ही आया था। अब देखते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैसे रिस्पॉन्सिबल है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऐसे रिस्पॉन्सिबल है कि सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था ग्रेट ब्रिटेन में
इन 1700 टू 1800। क्लियर क्लियर 1800 और 1700 में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ग्रेट ब्रिटेन में आया। इसके बाद क्या हुआ, अमेरिका में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। कहां पर आया, अमेरिका में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। देन आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, फिर कई सारी कंट्री में जैसे रशिया में आ गया, फिर उसके बाद जापान भी इंडस्ट्रियलाइज हो गई, फ्रांस भी इंडस्ट्रियलाइज हो गई, इटली भी हो गई, कनाडा भी हो गई। तो ये सही सारी कंट्रियां इंडस्ट्रियलाइज हो गई धीरे धीरे। क्लियर, बट सबसे पहले आया था ग्रेट ब्रिटेन में और उसके बाद अमेरिका में। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता क्या है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को अपन एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे आप जानते हो कि पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले ह्यूमन पावर मेजर इंपॉर्टेंट प्ले करती थी। क्या करती थी, जो ह्यूमन की पावर है वो ज़्यादा रोल प्ले करती थी इन कुछ भी चीज़ में, इंडस्ट्री में, या फिर कुछ इंडस्ट्री तो थी नहीं जो हैंडमेड होती थी उसमें ह्यूमन। अब क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में ये इंजन आ गए। क्या आ गए, ये इंजन आ गए, इंटरनल कंबक्शन इंजन और सेविंग मशीन और स्टीम इंजन। अब क्या हुआ, टेलीग्राफी। इसमें क्या हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद कि ह्यूमन रिसोर्स की, जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मशीन आ गई। अब मशीन ने प्रोडक्शन बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब ये प्रोडक्शन तो बढ़ा, इंडस्ट्री सेटअप तो हुई, बट इससे कार्बन इमिशन हुआ। क्या हुआ, कार्बन इमिशन हुआ, क्योंकि ये चल किससे रही थी, कोयले से, कोल से और पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल से। और ये क्या करती थी, देख पा रहे होंगे आप, ये कितना इमिशन, कितना काला धुआं छोड़ रही हैं। आप देखिए कितना बाई प्रोडक्ट निकाल रही हैं, इमिशन निकाल रही हैं, और ये पूरा एटमॉस्फेयर में जाके कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो बढ़ाता था। क्या करता था, कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो बढ़ाता था। तो आप पूरी तरह समझ गए इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल है डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वहीं आया था। और वो कब से इमिशन कर रहे हैं, कार्बन का कब से इमिशन कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, डेवलप्ड कंट्री। क्लियर, देखो अब समझते हैं। कुछ रिपोर्ट कहती हैं, क्योंकि ये भी क्लियर करने की जरूरत है कि यार चलो ठीक है, मैंने बोल दिया कि ठीक है डेवलप्ड कंट्री रिस्पॉन्सिबल है, पर मेरी बात कौन मानेगा। मैं आपको अब बताऊंगा कि ये रिपोर्ट क्या कहती है। जो बड़े बड़े थिंक टैंक है, इंटेलेक्चुअल पर्सन है, ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ हैं, उन रिपोर्ट का क्या कहना है। तो वो रिपोर्ट क्लियरली ब्लेम कर रही हैं ऑन अ डेवलप्ड कंट्री की डेवलप्ड कंट्री ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्लाइमेट चेंज। क्लियर, अब जैसे एक रिपोर्ट आई थी ऑक्सफैम रिसर्च की, इसमें बोला गया था कि जो रिचेस्ट कंट्री है, जो रिच कंट्री है, वो रिस्पॉन्सिबल है कार्बन इमिशन के लिए। कितना, जो 5 बिलियन पीपल को अगर छोड़ दिया जाए तो देखो वर्ल्ड में अभी पॉपुलेशन कितनी है, 8 बिलियन। माना जाता है कि वर्ल्ड में 8 बिलियन पॉपुलेशन है, और 8.2 बिलियन भी बोलते हैं कई जगह, तो मैं नियरली बोल रहा हूं 8 बिलियन। तो क्या है कि वो जो 8 बिलियन है, जिसमें से 3 बिलियन पॉपुलेशन तो सिर्फ ओनली डेवलप्ड और रिच कंट्री में रहती है, और 5 बिलियन पॉपुलेशन रहती है डेवलपिंग कंट्री में। किसमें, डेवलपिंग कंट्री में। अब ये क्या बोल रहा है, इस ऑक्सफैम रिपोर्ट में बोला गया कि जो 3 बिलियन जो पॉपुलेशन है रिचेस्ट कंट्री में, वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है कार्बन इमिशन के लिए और क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर, देन आफ्टर ये बोला गया कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, जो कि उसने क्या किया कि ग्लोबल इकोनॉमी को चेंज कर दिया। क्या कर दिया, ग्लोबल इकोनॉमी को कई सारा चेंज कर दिया। चेंज में क्या करा कि इनइक्वालिटी बढ़ा दी। इनइक्वालिटी कैसे, जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, अब ये क्या हुआ, जिस कंट्री में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ वहां वो कंट्री रिच हो गई। क्या हो गई, रिच कंट्री हो गई। और यहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं है जिस कंट्री में, वो पुअर कंट्री रही। तो यही कारण है कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से क्या हुआ कि जो जिस कंट्री में पहले आया डेवलप कंट्री हो गई वो, और उन्होंने क्या किया कि वो इनइक्वालिटी बढ़ा दी वर्ल्ड के अंदर। अब वो तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई उनकी, किसकी हो गई इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि डेवलप्ड कंट्री थी उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई। क्लियर, और जो डेवलपिंग कंट्री थी वो पीछे रह गई, और इससे क्या हुआ, इनइक्वालिटी बढ़ गई। इनइक्वालिटी कैसी कि वो अमीर हो गए, ये गरीब रह गए। जैसे हमारा इंडिया जब कॉलोनियल एरा था तब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था और हमारा देश गुलाम था,
तो हमारा देश उस टाइम गरीब होते जा रहा था और ब्रिटेन बढ़ते जा रहा था। तो इससे क्या हो रहा था, इससे इनइक्वालिटी बढ़ रही थी। इस रिपोर्ट में बोला गया कि जो रिचेस्ट कंट्री है, जहां पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पहले आ गया, उन्होंने क्या करा, इकोनॉमिक ग्रोथ में इनस्टेबिलिटी ला दी। वो जल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ कर गई और जो पुअर कंट्री थी, जो कॉलोनियल एरा था जिस कंट्री में, वो ग्रोथ नहीं कर पाई। तो उससे क्या हुआ, इनइक्वालिटी आ गई, पैसे की इनइक्वालिटी। क्लियर, ये रिपोर्ट समझ गए। दूसरी रिपोर्ट समझते हैं। दूसरी रिपोर्ट आई थी एक न्यूयॉर्क टाइम का एनालिसिस, जिसमें पाया गया कि जो 23 रिच इंडस्ट्रियस कंट्री थी, वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल थी, 50%। अब देखिए क्या है कि जो रिच कंट्री थी, जहां पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पहले आया था, इस रिपोर्ट में कितना अच्छा बोला गया है। ये बोला गया है कि जो डेवलप्ड और इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है, क्या है, इंडस्ट्रियलाइज कंट्री। और ये कंट्री बता दी कितनी कंट्री हैं, ये 23 कंट्री है सिर्फ ओनली। ये 50% रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के लिए। ये क्या है, 50% रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्लाइमेट चेंज के लिए। तो आप समझ रहे हो कि जो रिमेनिंग कितनी सारी 150 कंट्री अगर देखा जाए तो हमारे वर्ल्ड में नियरली 200 कंट्री हैं, तो सिर्फ ओनली 23 कंट्री उसमें 50% रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए। क्लियर, समझ रहा मेरी बात को। तो ये दो रिपोर्ट समझ में आ गई। चलते अपन आगे। फिर बोला गया कॉज क्या है। अब देखो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें ये कि कॉज क्या है, क्लाइमेट चेंज हो क्यों रहा है। तो पहला कॉज तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, उससे कार्बन इमिशन हुआ था, और बाई प्रोडक्ट जो कार्बन है वो एटमॉस्फेयर में गया था, जिससे क्या है, कार्बन का रेशो बढ़ता गया, जो 4th लार्जेस्ट गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में, और वही सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है क्लाइमेट चेंज का। तो देखो सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर, ये तो आप समझ गए होंगे। देन आफ्टर मिथेन। मिथेन आप जानते हो, मिथेन इज ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन क्लाइमेट चेंज। ये भी क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा फैक्टर है मिथेन भी। देन आफ्टर इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, आप चलाते हो व्हीकल, फॉसिल फ्यूल का यूज करते हो, ये नाइट्रस ऑक्साइड छोड़ते हैं। क्या छोड़ती है, नाइट्रस ऑक्साइड। और अगर आपको और डिटेल में जानना है नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में और जानना है तो बीएस से भारत स्टेज की जो व्हीकल आती है, आप देखना कभी नेट पर डालो भारत स्टेज, क्या डालोगे, भारत स्टेज, BS4 BS6 ये व्हीकल आ रही है, ये क्या कंडीशन लगा रही है, ये क्या है, आप जानना इसके बारे में, फिर मैं आगे तो बता ही दूंगा। तो अभी आप जानिए भारत स्टेज के बारे में डाल के देखना। क्लियर, क्लियर, तो आपको समझ में आ जाएगा। देन आफ्टर फ्लोरिनेटेड गैसेस। अब ये क्या है सर, फ्लोरिनेटेड गैसेस। देखो अब आज के वर्ल्ड में 2024 में आपके घर में मोस्टली 80% जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो भी देख रहा है मोबाइल है, तो डेफिनेटली उसके घर में एसी जरूर होगा। क्या होगा, एसी जरूर होगा उसके घर में। तो एसी और चलो एसी भी नहीं है तो रेफ्रिजरेटर तो जरूर होगा आपके यहाँ पर, मींस फ्रीज तो आपके यहाँ पर होगा डेफिनेटली, ये मेरी गारंटी है। अब इसमें क्या है, फ्रीज के अंदर एक गैस भरी जाती है जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये बैन हो गई है, अब बोलते हैं हाइड्रो क्लोरोकार्बन। क्लियर। अब ये क्या है, ये गैस जो है इसको बोलते हैं फ्लोरीन गैस। क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्लोरीन गैस बोलते हैं। ये फ्लोरीन गैस क्या कर रही है, ये भी सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है क्लाइमेट चेंज का। ये क्या करती हैं, ओजोन होल को, वी कैन से, जो स्ट्रेटोस्फीयर, आगे बताऊंगा, स्ट्रेटोस्फीयर है वहां पर क्या है, ओजोन गैस है, और जो कि अल्ट्रावायलेट रेज से, जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती है उनको रोकता है, उनको ट्रैप करता है और फिर रिटर्न कर देता है। और अगर ओजोन होल होते जा रहा है, वी कैन से वो थिन होते जा रही है, जो ओजोन गैस बनी है स्ट्रेटोस्फीयर में, जो कि अल्ट्रावायलेट रेस को रोकती है, वो थिन होते जा रही है। वो थिक थी, अब थिन होते जा रही है। क्यों होते जा रही है, क्योंकि जो आप एसी और रेफ्रिजरेटर का यूज कर रहे हो ना, दैट इज द मेजर रीजन। इस समय जो गैस भरी जाती है ना, यही ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है। क्या कर रही है, ओजोन लेयर को थिन कर रही है। क्लियर, आगे पढ़ेंगे। क्लियर। देन आफ्टर कटिंग डाउन फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन। अभी आप देख रहे हो हमारे इंडिया में एक मूवमेंट चल रहा है, एक पेड़ मां के नाम। क्या है, एक पेड़ मां के नाम।
क्या है मतलब एक पेड़ का नाम? कि हमारी माँ के नाम एक पेड़ लगाओ, हमारी माँ है, जननी है, उसके नाम पर एक पेड़ लगाओ। ये मूवमेंट चल रहा है। तो क्या है कि ये चल क्यों रहा है? ये इसलिए चल रहा है क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए। क्या है कि डिफॉरेस्टेशन, जो पेड़ की कटाई करते हैं, कट कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं उसको, और यही मेजर फैक्टर है क्लाइमेट चेंज का। जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है हमारे यहाँ पर, तो ये भी एक मेजर फैक्टर है क्लाइमेट चेंज का। क्लियर? देन आफ्टर फर्टिलाइजर कंटेनिंग नाइट्रोजन। आप देख रहे होंगे किसान जो फर्टिलाइजर कई सारे यूज करते हैं। फर्टिलाइजर क्यों यूज करते हैं? वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, कृषि का, वी कैन से एग्रीकल्चर फील्ड का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। बट ये फर्टिलाइजर आप जानते हो कि कितना मेजर इफेक्ट करता है? ये पूरा स्वैप होकर ओशियन में जाता है और एक्वेटिक लाइफ पर इफेक्ट करता है। एक्वेटिक लाइफ पर इफेक्ट करता है, इवन ओशियन का टेम्परेचर भी बढ़ाता है, और ओशियन का टेम्परेचर बढ़ाता है तो आइस मेल्ट भी होती है। आइस मेल्ट होती है तो सी लेवल भी हाई होता है, सी लेवल इंक्रीज होते जाता है। क्लियर? तो सी लेवल इंक्रीज होगा तो जो छोटे छोटे आइलैंड है वो सबमर्ज हो जाएंगे। सबमर्ज माने डूब जाएंगे। तो हर चीज एक ना एक से कनेक्ट है। तो ये नाइट्रोजन तभी तो आया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए। क्या बोला? ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए। जैसे मैं बोलता हूं हर लेक्चर में आपसे कि ऑर्गेनिक फूड वो आपकी हेल्थ के लिए सबसे बेनिफिशियल है। जो ऑर्गेनिक फूड खाओगे ना आप, वो आपकी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी ऐसी होती है कि विदाउट यूजिंग फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, जब हम किसानी करते हैं, खेती करते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्लियर? तो किसान यूज कर रहे हैं फर्टिलाइजर का टू एनहांस द प्रोडक्शन, बट ये भी एक मेजर फैक्टर है क्लाइमेट चेंज का। देन आफ्टर इंक्रीजिंग लाइव स्टॉक फार्मिंग, ये क्या कर रहे हैं? लाइव स्टॉक प्रोड्यूस करता है मिथेन को, और मैंने ऊपर बताया कि मिथेन एक सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है क्लाइमेट चेंज का। किसका? क्लाइमेट चेंज का। क्लियर? बर्निंग कोल, ऑयल एंड गैस। दूसरा क्या है लास्ट? कि कोल को जलाना, जो आप कोयला जला रहे हो, ऑयल जला रहे हो, फॉसिल फ्यूल का यूज कर रहे हो, ये भी एक मेजर फैक्टर है। किसका? किसका? क्लाइमेट चेंज का। क्लियर? देन कंट्री। अब हम जानेंगे कि कंट्री कौन कौन सी है जो सबसे ज्यादा इमिशन कर रही है। तो बड़ा सुन के आप शॉर्ट हो जाओगे कि हमारी इंडिया भी एक सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करती है इमिशन में, और वो भी टॉप 10 में आती है। टॉप 10 तो छोड़िए, वो तीसरा सबसे ज्यादा इमिशन करती है कार्बन का। क्लियर? तो सबसे ज्यादा इमिशन कर रही है चाइना। कौन कर रही है? चाइना। दूसरे नंबर पर कर रहा है यूएसए, तीसरे पर इंडिया, फोर्थ पर यूरोपियन यूनियन। जो यूरोपियन यूनियन की 27 कंट्री है, 27 कंट्री, वो फोर्थ नंबर पर है। फिफ्थ है रशिया, सिक्स्थ है ब्राजील। अब मैं थोड़ा बता देता हूं आपको, और डेटा बता देता हूं, फैक्चुअल डेटा। जैसे चाइना एमिट करती है कितना? 11,472 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कितना? 11,472। और यूएसए कर रही है कितना? 5,007 मिलियन टन ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और इंडिया हमारा इमिशन करती है 2,710 मिलियन टन ऑफ CO2। अब क्या क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन ये बनता है, तो यूएसए और इंडिया, ये दोनों कंट्रियां, और चाइना, क्या है कि दोस्तों आप जानते हो जैसे यूएसए क्या कर रही है, अब जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उनमें डेवलपिंग कंट्री से ही बोल रही है कि इन पे भी बाउंडेशन लगाया जाए। ये भी एक मेजर रोल प्ले करें क्लाइमेट चेंज को, वीकेंड से जो इमिशन हो रहा है कार्बन का, उसको कंट्रोल करने में। तो इंडिया और चाइना पर ज़्यादा ब्लेम लगाती है यूएसए। और आप देखिए इंडिया ने बोला कि आप किस बेसिस पर हम पे ब्लेम लगा रहे हो। इंडिया ने यूएसए बोला कि आप किस बेसिस पर हम पे ब्लेम लगा रहे हो। पहले तो सबसे पहले इंडिया ने बोला कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहाँ पर आया था? सबसे पहले पहले तो यूएसए में आया और ब्रिटेन में आया। तो सबसे पहले कार्बन इमिटर कौन हो? तुम हो। और दूसरी बात, आप अगर चाइना से हमारा कंपेयर कर रहे हो तो चाइना का रेशो देख लो और हमारा रेशो देख लो। चाइना का है 11,472 मिलियन टन, मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारा रेशो है 2,710 इंडिया। तो कितना डिफरेंस है? डिफरेंस है 9,000 मिलियन टन का डिफरेंस है। तो आप किस बेसिस पे हमसे बोल रहे हो कि इंडिया को भी बाउंडेशन लगाए कि वो कार्बन इमिशन को रोके? किस बेसिस पर आप बोल रहे हो? तो यूएसए चुप। तो देख रहे हो आप, इंडिया है तीसरा, पर इंडिया का रेशो देखा जाए, इंडिया तीसरा तो है, ये बात पक्की है कार्बन इमिटर,
बट उसका जो रेशो देखा जाएगा मिलियन टन कार्बन इमिटर वो बड़ा ही कम है एज कंपेयर टू द चाइना और यूएसए। देख रहे हो 2000 के समथिंग है हमारा इमिशन, कार्बन इमिशन, और इसका है 11,000 और यूएसए 5,000 पे खेल रही है और 2000 से बोल रही है कि बाउंडेशन लगा दो उसके ऊपर। कैसे लगा दोगा बाउंडेशन? क्लियर, चलते अपन आगे। आपको इंडिया को पैसा भी नहीं चाहिए, इवन अगर आप दोगे क्लाइमेट फंड, जो क्लाइमेट फंड बनाया गया है उसमें इंडिया ने बोला कि फंड भी मत दो, कोई जरूरत नहीं है हमको, क्लियर, बट बाउंडेशन मत लगाओ हमारे ऊपर, हम नहीं है रियल। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ है और हमने कितनी प्रोग्रेस करी है, अभी तो हमने प्रोग्रेस करना स्टार्ट हुई है, हमें रिलीफ भी चाहिए, बाउंडेशन तो छोड़िए इसके साथ रिलीफ भी चाहिए। ये इंडिया का डिसीजन था। अपन देखते आगे समझते हैं क्या है दूसरा, क्लाइमेट चेंज डिस्कवरी। अब देखो सबसे पहले क्लाइमेट चेंज कैसे पता चला। देखो एक साइंटिस्ट थे, क्या था, एक साइंटिस्ट का नाम था ग्रे कैलेंडास। क्या नाम था? ग्रे कैलेंडास। इन्होंने 1938 में सबसे पहले क्लाइमेट चेंज को फाइंड आउट किया। क्या किया? सबसे पहले क्लाइमेट चेंज को ढूंढा और उन्होंने बोला कि जो अगर 50 साल का डेटा देखा जाए तो 50 साल में 0.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ चुका है वर्ल्ड का। कितना बढ़ चुका है? 0.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ चुका है वर्ल्ड का। 1938 में बोला, 50 साल का डेटा देखा जाए पिछली साल से, तो 50 साल से कंपेयर किया जाए तो, पर इनकी बात को नकार दिया क्योंकि उस टाइम क्लाइमेट चेंज का इतना डिस्कशन नहीं था, कोई नहीं जानता था कि कार्बन इमिशन क्या होता है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, बस इग्नोर कर दी इनकी बात को। देन आफ्टर दूसरे एक और स्कॉलर आए, इन्होंने 1958 में बोला कि CO2, जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका लेवल बढ़ते जा रहा है और इसका मेजर ब्लेम किस पर लगाया? फॉसिल फ्यूल पर। फॉसिल फ्यूल क्या? जो आप ऑयल यूज कर रहे हो, ये सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ना, अमाउंट बढ़ना एटमॉस्फेयर में। ये बोला चार्ल्स डेविड केलिंग ने बोला, और ये सबसे पहले इन्होंने ही एविडेंस दिया था कि CO2 का लेवल बढ़ते जा रहा है एटमॉस्फेयर में। ये पर्सन सबसे पहले इसने एविडेंस दिया कि CO2 का लेवल बढ़ते जा रहा है एनवायरमेंट में। क्लियर? तो देखो फिर क्या हुआ, 1968 में साइंटिस्ट ने प्रोडक्ट किया। तीसरा क्या मैटर हुआ, 1968 में साइंटिस्ट ने प्रोडक्ट किया कि जो अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है उसकी जो आइस है वो मेल्ट होते जा रही है। क्या होते जा रही है? उसकी मेल्ट होते जा रही है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है वो मेल्ट होते जा रहा है और उसका सी लेवल है वो बढ़ते जा रहा है। अब उससे होगा क्या? अगर सी लेवल बढ़ेगा तो जो कोस्टल एरिया है वो सबमर्ज हो जाएंगे, जो आइलैंड है, लोअर आइलैंड है, वो भी तो डूब जाएंगे। ठीक है, द्वारका के बारे में तो आपने सुना होगा कि जो कृष्ण भगवान की नगरी बोला जाता है द्वारका, वो समुद्र में डूबी हुई है। वो समुद्र में क्यों डूबी है? इसका कारण क्या है? सी लेवल बढ़ गया, इसलिए वो समुद्र में चली गई द्वारका। क्या हुआ कि जो भगवान कृष्ण जी की नगरी बोली जाती है द्वारका, वह समुद्र में डूबी हुई है। उसका मेजर फैक्टर क्या है कि सी लेवल हाई हो गया है, तो वो समुद्र में चली गई है। समझ रहा मेरी बात को? तो ये तो सिर्फ ठीक है हमारे भगवान के ग्रंथ हैं, बट हम साइंटिफिक बात करें तो तीसरा जो सबसे बड़ा मेजर फैक्टर दिया 1968 में साइंटिस्ट ने एविडेंस दिया कि जो अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है उसका आइस मेल्ट होते जा रही है और उसका सी लेवल बढ़ते जा रहा है। क्लियर, चलते अपन होंगे और देखते हैं। फिर इसके बाद 1969 में जो कि क्या हुआ, नासा ने एक सैटेलाइट बनाई जिसका नाम था निम्बस 3 सैटेलाइट, और इसने अर्थ के टेम्परेचर को मेजर किया। क्या हुआ, 1969 जिस दिन हमारा इसरो बना था 1969 में, उसी साल एक नासा ने सैटेलाइट बनाई। उस टाइम सोचो हम कितने पीछे थे, आज कितना इसरो हमारा आगे है, नासा को टक्कर दे रहा है। जब हमारा इसरो बना था, जब नासा एक सैटेलाइट बना चुकी थी निम्बस 3, और आज इसरो नासा को टक्कर दे रहा है। समझ लो आप मेरी बात को? तो इंडिया ने ग्रोथ तो करी है, ऐसा नहीं है। तो 1969 में एक निम्बस 3 सैटेलाइट नासा ने बनाई जिसने अर्थ के टेम्परेचर को मेजर किया। क्या किया? अर्थ के टेम्परेचर को। देन आफ्टर 1985 में ये पता चला, 1985 में क्या पता चला कि जो ओजोन लेयर है, क्या है, जैसे आप जानते हो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर है।
ओजोन लेयर है, जो कि हमें अल्ट्रा यूएवी, जो सन से अल्ट्रा वायलेट रेज आती है, वो हमारी बॉडी के लिए बड़ी हार्मफुल होती है, और इसी से हमको ये बचाती है ओजोन लेयर। क्या बचाती है? ओजोन लेयर। अब 1985 में ये पता किया जो साउथ पोल है, क्या है? साउथ पोल, वहां पर ओजोन लेयर डिप्लीट होते जा रही है। देखो कई सारे लोगों को ये नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं, ये ओजोन लेयर डिप्लीट होना कुछ नहीं होता। क्या होता है कि ओजोन जो लेयर है ये थिक और थिन का इशू है। क्या है कि जो ओजोन लेयर है वो बड़ी थिक है, स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ी थिक है, और जब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोकार्बन ये जाते हैं तो वो थिन होते जा रही है, और थिन होते जा रही है तो अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे अर्थ पर इजीली पास हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इजीली पास हो जाएगी। तो डिप्लीट होना कुछ नहीं होता, ये थिक और थिन का इशू है। क्या है? थिक और थिन का इशू है। क्लियर? समझ गया मेरी बात को? क्लियर? देन आफ्टर 1988 में एक क्या हुआ? रियल डिस्कशन, जो वर्ल्ड का डिस्कशन स्टार्ट हुआ था ना 1988 में ही स्टार्ट हुआ, क्योंकि इस दिन इंटर गवर्नमेंटल पैनल बनाता ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी बनाता, ये बनाता। अब ये बनाया किसने था? क्वेश्चन बनता है, ये बनाया किसने था? तो ये बनाया था यूएनईपी ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने, और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, और यूनाइटेड नेशन यूएनईपी एनवायरनमेंट प्रोग्राम। क्लियर? इन दोनों ने मिलके इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज बनाया, और यहीं से डिस्कशन स्टार्ट हो गया। क्या हो गया? वर्ल्ड में डिस्कशन स्टार्ट हो गया ऑन क्लाइमेट चेंज। अब फिर इसके बाद 1990 में सबसे पहले जो फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट आई, उसमें क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, मींस यूएनएफसीसी बना। क्या बना? 1999 में, 90 में क्या हुआ? यूएनएफसीसी बनाया गया, और ये इंटरनेशनल कन्वेंशन बना था। क्लियर? और ये फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट में बना, और ये क्या है? एक इंटरनेशनल टीटी है जो कि ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करेगी और क्लाइमेट चेंज के कंसिक्वेंस को बताएगी। क्या बताएगी? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये क्या है? कि इंटर गवर्नमेंट टीटी है जो कि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करेगी और क्लाइमेट चेंज के कंसिक्वेंस को बताएगी। समझ गए मेरी बात को? चलते अपन नेक्स्ट आगे। क्लाइमेट चेंज डिस्कवरी। अब क्या है? देखो सेकंड असेसमेंट रिपोर्ट आई, जिसमें क्या हुआ? 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? जो प्रोटोकॉल आया था क्योटो प्रोटोकॉल, इसमें क्या है? डेवलप्ड कंट्री को बाउंडेशन कर दिया कि वो ग्रीन जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसको रिड्यूस करने में मदद करें। वो बाउंडेशन कर दी और डेवलपिंग कंट्री को फ्री कर दिया, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका मेजर फैक्टर वही है, कौन? डेवलप्ड कंट्री। कौन है दोस्तों? डेवलप कंट्री। तो आप समझ गए, जो फोर्थ असेसमेंट और सेकंड असेसमेंट रिपोर्ट आई थी उसमें क्या हुआ कि क्योटो प्रोटोकॉल आया। क्या आया? क्योटो प्रोटोकॉल। क्लियर? देन आफ्टर उसमें इंडस्ट्रियलाइज कंट्री को बाउंडेशन में लगा दिया कि वो कुछ करें जो ग्रीन हाउस हो रहा है, क्लियर, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज पर कुछ करें। और देन आफ्टर फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट आई, जिसमें 2015 पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ। क्या हुआ? 2015 पेरिस एग्रीमेंट। अब इस पेरिस एग्रीमेंट में हुआ क्या था? देखो इसमें बोला गया कि जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल था, क्या था? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले जो टेम्परेचर था हमारे वर्ल्ड का, जो टेम्परेचर था उससे 2% ही बढ़ना चाहिए, हमें कंट्रोल करना है। जैसे मान लीजिए 15% था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले हमारे वर्ल्ड का टेम्परेचर 15% था। तो अब 2015 में बोला, 2015 में पेरिस एग्रीमेंट में, कि सिर्फ ओनली एक्सेप्टेबल 17% बढ़े टेम्परेचर, मतलब सिर्फ 2% तक ही हमको बढ़ा के रखना है। इससे ज़्यादा अगर बढ़ता है तो वो हमारी बॉडी के लिए, इवन हमारे वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ा इफेक्टिव होगा, जो एडवर्सली इफेक्ट करेगा। तो कंट्रोल करना है कि 2% से नीचे ही रहे टेम्परेचर, जो एनहांस हुआ है अगर कंपेयर किया प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, तो 2% से कम ही रहे टेम्परेचर। क्लियर? देन आफ्टर फिर क्या हुआ? सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट आई। इसमें बोला गया कि जो 57% जो कार्बन इमिशन हो रहा है सिंस 1850, उसका रिस्पॉन्सिबल वही है डेवलप कंट्रियां, और डेवलपिंग कंट्रियां नहीं है रिस्पॉन्सिबल। क्लियर? चलते अपन आगे। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। देखो सबसे मेन अब हम डिस्कस करेंगे
कि अब वर्ल्ड में डिस्कस कैसे हुआ, क्या हुआ, वर्ल्ड में डिस्कस कैसे हुआ और क्लाइमेट चेंज पर कॉन्फ्रेंस हुई। तो सबसे पहली कॉन्फ्रेंस 1997 में एक क्योटो प्रोटोकॉल, क्या हुआ 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। और इसमें मैंने अभी आपको प्रीवियसली बताया था कि क्योटो प्रोटोकॉल में बाउंडेशन लगा दी डेवलप कंट्री पर, वो सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करें इस क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में। और डेवलप्ड कंट्रियां मान भी गई क्योंकि वो सबसे ज्यादा इमीटर थी। और मैंने आपको कई सारी रिपोर्ट भी बता दी जिस रिपोर्ट में बोला गया है कि जो डेवलप कंट्रियां हैं वही हैं सबसे ज्यादा 50% रिस्पॉन्सिबल कार्बन इमिशन का। क्लियर। तो देखो दोस्तों, जानते हैं ये कब आया फोर्स में, 21 मार्च 1994 में। कौन सा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, ये कब फोर्स में आया, 1994 में फोर्स में आया। और इसको रेटिफाई भी कर दिया 197 कंट्री ने। क्लियर। जो कि लीड करता है 1997 क्योटो प्रोटोकॉल, क्या है 1997 क्योटो प्रोटोकॉल को लीड भी करता है क्योंकि इसने यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज फोर्स में कब आ गया, 1994 में। और 1997 में इसने क्योटो प्रोटोकॉल कराया जो कि डेवलप कंट्री पर बाउंडेशन लगाई, क्या लगाई, डेवलप कंट्री पर बाउंडेशन लगाई। और वो उनको रिस्पॉन्सिबल रखा गया कि वही रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए। क्लियर। चलते अपन आगे। फिर है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। अब देखो ये सबसे बड़ा है, ये याद रखना, सीओपी क्या है, गवर्निंग बॉडी है, क्या है, गवर्निंग बॉडी। और इसका काम क्या है, जितने भी क्लाइमेट चेंज की ट्रीटी होती है, कन्वेंशन होते हैं, ट्रीटी होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, उनको गवर्न करना। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का मेन काम क्या है कि जितनी भी ट्रीटी और कन्वेंशन होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, उनको गवर्न करना। ये सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है कन्वेंशन, वी कैन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का। क्लियर। और दूसरा क्या है, एंड इट इज कंपोज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर स्टेट ऑफ द कन्वेंशन एंड एक्रीडेटेड ऑब्जर्वर। अब इस कन्वेंशन के जितने भी मेंबर होंगे इसके पार्ट होंगे। क्लियर। ये सिंपल है, याद रखना। क्लियर। देन आफ्टर सीओपी क्या करती है, रिव्यू करती है जितने भी कन्वेंशन और टीटी साइन हुए, जितने भी एग्रीमेंट साइन हुए रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, उनको रिव्यू करती है, उनको इंप्लीमेंट करती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। सिंपल है। क्लियर। चलते हैं अपन आगे। दूसरा है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। अब मीटिंग देखते हैं। सबसे पहली सीओपी थर्ड मीटिंग हुई थी जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल आया था। क्या आया था, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया। और ये फोर्स में कब आ गया, 2005 में। कब आ गया, 2005 में ये फोर्स में आ गया और क्योटो प्रोटोकॉल। और इसमें बाउंडेशन लगा दी थी डेवलप कंट्री पर कि वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में। और डेवलपिंग कंट्री को फ्री छोड़ दिया था, मीन्स एग्जाम्प्ट कर दिया था, आप अपने देश को बढ़ाइए कैसे भी करके, पर ठीक है थोड़ी मेंटेन करके चलिए। क्लियर। अब इसमें देखो एक पॉइंट आया था, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या होता है, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। देखो ये क्या है, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। तो ये क्या है, जैसे मैंने बताया था कि डेवलप कंट्री पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई, क्या बाउंडेशन लगाया डेवलप कंट्री पर, और डेवलपिंग कंट्री को एग्जाम कर दिया। तो यही है कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीन्स ठीक है आप भी रिस्पॉन्सिबल हो, जो डेवलपिंग कंट्री है वो भी कंट्रोल करे कुछ ना कुछ करके। ऐसा नहीं कि हमने एग्जाम कर दिया तो आप बराबर धुआं छोड़ें आसमान में। ठीक है, आप भी कंट्रोल करो, कॉमन है, ठीक है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो बाउंडेशन में, आप बाउंडेशन में नहीं हो। दैट इज द कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर। देखो और दूसरा फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। मींस ऐसा मिलजुल के काम करें, कुछ भी कार्बन क्रेडिट जो बताऊंगा आगे बताऊंगा, कार्बन क्रेडिट, कार्बन ट्रेडिंग क्या होता है और इसके मिटिगेशन भी समझाऊंगा, सब समझाऊंगा आज आपको पूरा क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग ऐसा समझा दूंगा कि आपको लाइफ में कभी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के ऊपर ना ही बुक उठानी पड़ेगी, ना ही आपको डिक्शनरी उठानी पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। क्लियर। देखो दोस्तों, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन क्या है, जो डेवलप कंट्रियां हैं वो ऐसे प्रोजेक्ट बनाएंगी जो कि कार्बन इमिशन करते ही नहीं है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट, सोलर प्लांट। तो ये जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। क्लियर। और डेवलपिंग कंट्रियों की भी मदद करेंगी, वो भी सेटअप करें अपने यहाँ पर
का नॉन कार्बन इमिशन प्लांट। क्लियर। देन आफ्टर दूसरा है द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, वी कैन से वही चीज है मैंने जो बताया, ठीक है। देन इमिशन ट्रेडिंग, अब क्या है कार्बन ट्रेडिंग और ऑफसेट ट्रेडिंग समझ लीजिए, क्या है कार्बन ट्रेडिंग और ऑफसेट ट्रेडिंग। देखो पहले तो आप ये समझिए 1 टन ऑफ CO2 इज इक्विवेलेंट टू 1 कार्बन सर्टिफिकेट। क्या है जो 1 टन CO2 है वो इक्विवेलेंट क्या है, वो इक्विवेलेंट किसके है 1 कार्बन, वी कैन से 1 कार्बन सर्टिफिकेट की। मतलब अब ये होता क्या है, देखो क्या है एक सर्टिफिकेट को कंपेयर कर दिया है 1 टन ऑफ CO2 से। अब ये सर्टिफिकेट है क्या सर जी, क्या होता है कि जैसे कोई भी कंट्री है, मान लीजिए किसी कंट्री ने थर्मल पावर प्लांट बनाया और उसकी कैपेसिटी है 800 गीगावाट। कितनी है 800 गीगावाट, जी ज़्यादा ही मैंने बोल दिया, ठीक है 800 मेगावाट कर दीजिए, ठीक है ज़्यादा बोल दिया 800 गीगावाट तो मतलब इंडिया में ही क्लियर बहुत हो जाएगा। तो 800 मेगावाट उसकी कैपेसिटी है, पर वो इमिशन कर रही है मान लीजिए 3 टन का। कितना, जो कार्बन इमिशन कर रही है 3 टन का। अब इंडिया ने क्या किया कि 3 सोलर पावर प्लांट लगा दिए, थर्मल पावर प्लांट की जगह 800 मेगावाट के 3 पावर प्लांट लगा दिए। क्लियर। अब उसको फायदा कितना हो गया, उसको 2 सर्टिफिकेट मिल जाएंगे क्योंकि उसने 2 टन रोक लिया है कार्बन इमिशन होने से। वी कैन से 3 टन, क्योंकि जो 800 मेगावाट था वो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा था। कितना, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड। और यही लगाने के बाद 3 सर्टिफिकेट मिलेंगे किसको किसको, उसकी वो ट्रेडिंग कर सकती है। ट्रेडिंग किससे करेगी, जो कंट्री कार्बन इमिशन कर रही है वो रिलीफ लेने के लिए उससे वो खरीदेगी। क्या खरीदेगी, कार्बन ट्रेडिंग होगी और वो सर्टिफिकेट खरीदेगी CO2 का, क्योंकि उसने वो प्रोजेक्ट लगाया है वो कार्बन इमिशन कर रहा है। तो 3 टन का सर्टिफिकेट इंडिया के पास है वो बेच देगी, या फिर USA के पास सर्टिफिकेट कुछ है, वी कैन से कार्बन सर्टिफिकेट है उसके पास, तो वो किसी और कंट्री को बेच देगी, उस कंट्री को जो कि इमिशन कर रहा है कार्बन का। समझ गया आप मेरी बात को। और ऑफसेट ट्रेडिंग क्या होता है, अब क्वेश्चन बनता है कि सर ऑफसेट ट्रेडिंग क्या होता है। देखो दोस्तों, ऑफसेट ट्रेडिंग का मतलब है कि मानिए जैसे USA ने कोई थर्मल पावर प्लांट लगाया, एक थर्मल पावर प्लांट लगाया 800 मेगावाट का, 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाया। अब क्या हुआ कि अब इससे थर्मल पावर प्लांट ये छोड़ रहा है 1 टन ऑफ CO2 छोड़ रहा है, 1 टन ऑफ CO2। अब ये क्या करेगी, अब इसका लॉस तो हो रहा है क्योंकि ये बाउंडेशन में है। अब ये क्या करेगी, ये डेवलपिंग कंट्री में इतनी कैपेसिटी का कोई नॉन कार्बन इमिशन प्रोजेक्ट बना देगी, नॉन कार्बन इमिशन प्रोजेक्ट बना देगी किसी भी कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री में। तो उससे क्या होगा, इसको ऑफसेट ट्रेडिंग हो जाएगा। समझ गया आप मेरी बात को। तो ट्रेड नहीं करना पड़ेगा सर्टिफिकेट इसको, ये क्या करेगी इसके बदले कहीं और पर जो नॉन रिन्यूएबल प्रोजेक्ट है उसको बना देगी। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे। अब और देखते हैं, बाली में हुआ था बाली की मीटिंग। बाली की मीटिंग में क्या हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल का फर्स्ट फेज एंड हो गया 2012 में। क्लियर। बाली में बाली एक्शन प्लान आया, एडेप्टेशन फंड बनाया गया और डिसीजन ऑन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी बनेगी रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए, उसमें भी क्या करा जाएगा कि डिसीजन लिए जाएंगे। क्लियर। और क्या बोला कि जो डिफॉरेस्टेशन से, पेड़ काटने से इमिशन हो रहा है उसको भी कंट्रोल करना है। हमें अफॉरेस्टेशन करना है, डिफॉरेस्टेशन नहीं करना। क्या करना है, अफॉरेस्टेशन करना है, पेड़ पौधे लगाने हैं, जिसको अपन बोलते हैं एक पेड़ माँ के नाम, हमारे इंडिया में बोला जाता है एक पेड़ माँ के नाम। क्लियर। चलते हैं बनाएंगे। दूसरा है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग, फिर 15th मीटिंग हुई कोपेनहेगन में और वहां पर लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट कुड नॉट अराइव इन COP15 वीकेंड से। फिर इसके बाद डेवलप कंट्री परेशान हो गई क्योंकि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप कंट्री पे आ रही थी और डेवलप कंट्री ने मना कर दिया कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बहुत हो गया, अब हम रिस्पॉन्सिबल नहीं, बहुत हो गया, और ये एग्रीमेंट नहीं हो पाया। फिर डेवलपिंग और डेवलप कंट्री में वहाँ पर एक फाइट स्टार्ट हो गई।
क्या, वर्ड ऑफ फाइट, ऐसे नहीं मारा कुट्टी स्टार्ट हो गई, वर्ड ऑफ फाइट स्टार्ट हो गई डेवलपिंग और डेवलप कंट्री में। डेवलप कंट्री ने बोला कि अब हम फाउंडेशन में नहीं है, और डेवलपिंग कंट्री बोली कि आप सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आपने ही कराए, आप ही इस चीज के रिस्पॉन्सिबल हो। क्लियर। देन आफ्टर इसके बाद क्या हुआ, 16 कॉन्फ्रेंस हुई। अब इसमें एक फंड बनाया गया, क्या बनाया गया, कार्बन फंड बना गया, ग्रीन क्लाइमेट फंड। क्या बना गया, ग्रीन क्लाइमेट फंड और एडेप्टेशन फंड। ग्रीन क्लाइमेट फंड जो बनाया गया, इस फंड में 100 बिलियन डॉलर, 100 बिलियन डॉलर पर ईयर कलेक्ट करना है। जो डेवलप कंट्री है उसको कंट्रीब्यूट करना है ग्रीन क्लाइमेट फंड के अंदर। और इस फंड का क्या यूज करा जाएगा, जो डेवलपिंग कंट्री है वहां पर प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे कई सारे, जो कि रिलेट करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स के। किसके, जैसे सोलर प्लांट बना दिया, विंड एनर्जी बना दी, या कुछ ही बना दिया, तो ये सारे प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। क्लियर। तो ये क्लाइमेट फंड, और ये क्लाइमेट फंड को मैनेज कौन करेगा, एक बोर्ड बनाया जाएगा, ग्रीन क्लाइमेट फंड बोर्ड। क्या बनाया जाएगा, ग्रीन क्लाइमेट फंड एक बोर्ड बनाया जाएगा जो इसको मैनेज करेगा। और इसका ट्रस्टी कौन होगा, ट्रस्टी होगा वर्ल्ड बैंक। इसका ट्रस्टी कौन होगा, वर्ल्ड बैंक। ऐसे ही एडेप्टेशन फंड में एक बोर्ड बनाया जाएगा, एडेप्टेशन फंड, जो कि इसको मैनेज करेगा। क्लियर। चलते अपन आगे। देन आफ्टर 17 हुई दरबन में, सिंपल है, 18 दोहा में, और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट। गवर्नमेंट एग्री टू वर्क टूवर्ड यूनिवर्सल क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट बाय 2015। कुछ नहीं है, ये बकवास है। ठीक है, आप इतना याद रखना, जो मैंने बताया कुछ इंपॉर्टेंट ही कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग हुई थी जो रिलीवेंट है आपके लिए, जैसे ग्रीन क्लाइमेट फंड हो गया, क्लियर, एडेप्टेशन फंड हो गया, इनको याद रखना और कुछ नहीं है। और ये सब बकवास है, मीटिंग हो रही है। क्लियर। देन आफ्टर आगे चलते हैं। अब अपन समझेंगे मिटिगेशन स्ट्रेटजी, जो क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ये समझेंगे मिटिगेशन स्ट्रेटजी। मिटिगेशन स्ट्रेटजी क्या है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ये क्या है सर जी, ये है कार्बन कैप्चरिंग एंड स्टोरेज। कार्बन कैप्चरिंग एंड स्टोरेज का मतलब है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, इसी को बोलते हैं। ये क्या है, कार्बन कैप्चर, क्या वी कैन से कार्बन को कैप्चर करना, कार्बन को स्टोर करना। जो एयर में, एटमॉस्फेयर में कार्बन है, इसको स्टोर करना, इसको कैप्चर करना, दैट इज द प्रोसेस ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। क्लियर। अब कैसे, तो देखो दो तरीके से होता है। एक होता है नेचुरल। नेचुरल कैसे होगा, ओशियन में, जैसे ओशन में आप जानते हो एक्वेटिक लाइफ है, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन है, ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, और इसी को ये कार्बन स्टोर कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, ओशियन। देन आफ्टर फॉरेस्ट, देन आफ्टर सॉइल, ये सारे नेचुरल प्रोसेस है। एक है आर्टिफिशियल, कौन सा है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या होगा दोस्तों, आर्टिफिशियल में होगा कि जैसे मान लीजिए जो माइनिंग है, माइनिंग में स्टोर करना, या फिर आयरन ऐड कर देना ओशियन के अंदर, आयरन ऐड कर देना ओशियन के अंदर। अब सर आयरन ऐड करने से ओशियन में क्या होगा, देखो जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, जो कि ओशियन के सबसे ऊपर रहते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और इस फोटोसिंथेसिस को करने के लिए आयरन की जरूरत पड़ती है। ये आयरन को प्रेफर करते हैं, आयरन को प्रेफर करते हैं। इसलिए अगर अपन आयरन ऐड कर देते हैं ओशन के अंदर, तो फाइटोप्लैंक्टन की प्रोसेस बढ़ जाएगी, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। क्या बढ़ जाएगी, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस बढ़ जाएगी। समझ गए मेरी बात को। और दूसरा क्या है, कार्बन टैक्स। क्लियर। जैसे ओशियन सीक्वेंस है, जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन, टेरेस्ट्रियल सिक्वेस्ट्रेशन, वही चीज है। ठीक है, कार्बन स्टोरेज एंड कार्बन कैप्चर, दो आप याद रखना। ठीक है। देन आफ्टर इसके बाद है कार्बन टैक्स। कार्बन टैक्स लगाना, कोई भी जो प्रोजेक्ट इमिशन कर रहा है कार्बन, तो उसके ऊपर टैक्स लगाना। क्लियर। देन आफ्टर कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट देना। क्लियर। देन आफ्टर क्लाइमेट फाइनेंस। अब हम पढ़ेंगे जो मेरा थंबनेल में लिखा हुआ है, क्लाइमेट फाइनेंसिंग क्या होता है और क्लाइमेट फाइनेंस क्या होता है। तो एज पर दी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज,
UNFCCC के हिसाब से क्लाइमेट फाइनेंस क्या होता है? क्लाइमेट फाइनेंस लोकल, नेशनल और ट्रांसनेशनल फाइनेंसिंग होता है। क्या होता है कि क्लाइमेट फाइनेंस एक लोकल फाइनेंस भी हो सकता है, एक सिटी का फाइनेंस भी हो सकता है, एक नेशनल का फाइनेंस भी हो सकता है और एक ट्रांसनेशनल फाइनेंस भी हो सकता है। क्या हो सकता है? लोकल भी हो सकता है, नेशनल भी हो सकता है और एक पर्टिकुलर वो भी एक ट्रांसनेशनल कई सारे देश का भी हो सकता है। इसका सोर्स क्या होगा? तो सोर्स होगा प्राइवेट सोर्स है क्लाइमेट चेंज, क्लियर। इसका सोर्स है प्राइवेट, पब्लिक और डोमेस्टिक एक्सेस बॉर्डर वी कैन से दूसरी कंट्री से मिलना। क्लाइमेट फाइनेंसिंग सिंपल है, एक फंड होता है जो कि क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए फंड जो कलेक्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड अ क्लाइमेट फाइनेंसिंग, क्लियर। एक फंड फाइनेंस जो कि क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए फंड जो कलेक्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड अ क्लाइमेट फंड और क्लाइमेट फाइनेंस, क्लियर, सिंपल है। चलते आगे। देन आफ्टर किसको जरूरत है क्लाइमेट फाइनेंस की? अब किसको जरूरत है? अब मैंने पूरा लेक्चर बता दिया, अब तो आपको समझ गए होंगे कि किसको जरूरत है क्लाइमेट फाइनेंस की। क्लाइमेट फाइनेंस की जरूरत है डेवलपिंग कंट्री को। किसको जरूरत है? डेवलपिंग कंट्री को। क्यों जरूरत है? क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्लाइमेट चेंज का। रिस्पॉन्सिबल कौन है? डेवलप कंट्री है। और आप जानते हो कि जो जितनी भी डेवलपिंग कंट्री हैं उन पर इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी ग्रोथ पे पैसा लगाएं, कैपिटल में पैसा लगाएं कि क्लाइमेट चेंज पर पैसा लगाएं। रिस्पॉन्सिबल कौन है? डेवलप कंट्री। तो वो पैसा क्लाइमेट चेंज पर फोकस करें ना, हम क्यों फोकस करें? जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था तो हमारा देश गुलाम था, हमारा देश गुलाम था। तो हम रिस्पॉन्सिबल थोड़ी है इस चीज के। इस चीज का रिस्पॉन्सिबल कौन है? डेवलप कंट्री। तो डेवलप कंट्री फंड दे, हम पे इतना थोड़ी। हम डेवलपिंग कंट्री क्यों कह रहे हैं? डेवलपिंग कंट्री हम इसलिए कहला रहे हैं क्योंकि हम पे फंड नहीं है ना, हम रिच नहीं है। अगर हम हमारा फंड जो रिमेनिंग जो स्कार्स फंड है, अगर हम उसको इस क्लाइमेट चेंज पर खर्च करेंगे तो हम ग्रोथ क्या करेंगे? हमें अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए पैसा भी तो चाहिए ना। समझ रहे हो आप मेरी बात को? चलो आगे चलते हैं। तो डेवलपिंग कंट्री को जरूरत है। अब देखो इंडिया ने क्या करा है, इंडिया ने कई सारे टारगेट सेट कर लिए हैं। क्या करा है? इंडिया ने कई सारे टारगेट सेट कर लिए हैं और इस टारगेट को सेट करने के साथ इंडिया को हम ये बताएंगे, जो बड़े बड़े थिंकर हैं उन्होंने बोला है कि कितने फंड की जरूरत है इंडिया को इस टारगेट को अचीव करने के लिए। इस टारगेट को अचीव करने के लिए कितना फंड की जरूरत है। तो इस टारगेट को अचीव, जैसे टारगेट जान लेते हैं। सबसे पहला इंडिया ने टारगेट रखा है 500 गीगावाट एनर्जी जनरेट करी जाएगी, एनर्जी जनरेट फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल। पहला टारगेट, क्लियर। दूसरा टारगेट है 3 मिलियन। कितना है? 5 मिलियन। 5 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट करना। क्या करना? ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट करना। कितना? 5 मिलियन, वी कैन से 5 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम हर साल ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट करना। और तीसरा टारगेट है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आती है इसको भी अडॉप्ट करना। अब इसके लिए फंड की कितनी जरूरत पड़ेगी? क्वेश्चन बनता है कि इंडिया अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कितने फंड की रिक्वायरमेंट है। तो बड़े बड़े ऑथरों ने बताया है कि इंडिया को अगर अपना टारगेट अचीव करना है 500 गीगावाट वाला, तो उसको जरूरत है 16.8 लाख करोड़ की। कितनी? 16.8 लाख करोड़ की, देख रहे हो आप। और इसके बाद अगर ग्रीन हाइड्रोजन जो 5 मिलियन मैट्रिक टन डिसाइड करके रखी एनुअली, तो इंडिया को चाहिए 8 लाख करोड़। कितना? 8 लाख करोड़। और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना है तो इंडिया को चाहिए 16 लाख करोड़। और इंडिया का एक और टारगेट है जिसका नाम है नेट कार्बन जीरो इमिशन। वी कैन से इंडिया 2070 तक
नो कार्बन इमिशन बना देगी। वी कैन से कार्बन इमिशन बिल्कुल नहीं होगा इंडिया से 2070 तक। और इसके लिए इंडिया को फंड चाहिए 850 लाख करोड़। और 850 लाख करोड़ चाहिए इंडिया को अगर नेट जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट अचीव करना है। तो इंडिया को कितना चाहिए? 850 लाख करोड़ रुपीस। समझ रहे हो आप मेरी बात को? अब हम जानेंगे जो लास्ट है हमारा, ठीक है, लेक्चर बड़ा हो गया है, COP29 जो कि अजरबैजान में होने वाली है। अजरबैजान में होने वाली है नवंबर के महीने में, और बक्कू सिटी में ये मीटिंग होगी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की जो मीटिंग होगी बक्कू अजरबैजान में, इस मीटिंग में क्या डिस्कस किया जाएगा? देखो ये सिर्फ ओनली मीटिंग हो रही है फंड के रिलेटेड, ये बात याद रखना। जो बक्कू में मीटिंग होगी अजरबैजान में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 29th मीटिंग, वो सिर्फ ओनली फंड के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। और अजरबैजान ने एक एजेंडा अडॉप्ट कर लिया है। अजरबैजान क्या करने जा रही है? एक फंड बनाने जा रही है जिसका नाम है क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड। क्या है? क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड। ये हालांकि मैं आपको डेली करंट अफेयर के वीडियो में बता चुका हूं। ये फंड बनाने जा रही है, अजरबैजान ने अपने एजेंडे में रखा है। और इस फंड में जो पैसा आएगा वो आएगा फ्रॉम दी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री। जितनी भी ऑयल प्रोड्यूस करती हैं कंट्री, उनसे ये फंड आएगा किसके अंदर? क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड के अंदर। और इस फंड में पैसा आने के साथ क्या करा जाएगा? इस पैसे का, इस मनी का, फंड का यूज करा जाएगा डेवलपिंग कंट्री को क्लाइमेट चेंज से रिलीफ देने के लिए। अब किस बेसिस पे आएगा? देखो कुछ कंट्रियां ऐसी भी हैं जो ऑयल कम प्रोड्यूस करती हैं, कुछ बहुत हाई लेवल प्रोड्यूस करती है, जैसे सऊदी अरेबिया हो गई या फिर UAE हो गई, दुबई हो गई। ये कंट्रियां बड़ी ऑयल, ईरान, इराक, ये ऑयल बड़ा प्रोड्यूस करती हैं। तो कैसे फंड में पैसा आएगा इसके अंदर? तो देखो जिस कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ ऑयल प्रोडक्शन, जिस कंट्री में ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होगा वो कंट्री ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी, और जिस कंट्री में ऑयल कम प्रोड्यूस होगा वो कम कंट्रीब्यूट करेगी। तो आप समझ गए, अजरबैजान बक्कू में जो मीटिंग होने वाली है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 की, उसका एजेंडा अजरबैजान ने क्या डिस्कस करने के लिए रखा है? वो एक फंड बनाने जा रही है, क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड। इस फंड में फंड आएगा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री से, जो कि डेवलपिंग कंट्री की मदद करी जाएगी टू मिटिगेट दी क्लाइमेट चेंज। क्लियर? एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लियर? चलते अपन। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे, और अब मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं ज़रूरत पड़ेगी क्लाइमेट चेंज के बारे में जानने की, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानने की, क्योंकि इतना मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कि आपको अब मुझे नहीं लगता ज़रूरत पड़ेगी कहीं भी, और आप इजीली आंसर राइटिंग कर सकते हो उसके बारे में। और इसी के साथ ये भी लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।